नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कारण अब नाइट कर्फ्यू लागू है और रात 11 बजे से 5 बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा। इसकी वजह से रात 7 से 10:30 बजे तक ही होटल रेस्टोरेंट में नए साल की पार्टी मना सकेंगे और यहां भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। मास्क भी पहनना होगा, दोनों डोज लगवाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही रात 11 बजे के बाद सड़कों पर बिना कारण घूमते दिखाई दिए तो कार्रवाई की जाएगी। लोग घरों में जरूर देर रात तक सेलिब्रेशन कर सकेंगे, इस पर पाबंदी नहीं है। तो आइए अब आपको ये बता देते हैं कि कहां पर क्या गाइडलाइन है। राजधानी में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और पब में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन 31 दिसंबर की रात 7 बजे से 10:30 बजे तक के बीच ही हो पाएगा। अधिकांश होटल, रेस्टोरेंट में इसी टाइमिंग पर सेलिब्रेशन होगा और यहां शाम 7 बजे से सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू के साथ ही प्रशासन की टीमें होटल, रेस्टोरेंट्स में औचक निरीक्षण करेंगी। सेलिब्रेशन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या पब संचालक बिना मास्क के किसी को भी एंट्री ना दें। पुलिस भी चेकिंग करेगी। हालांकि लोग घरों में जरूर देर रात तक सेलिब्रेशन कर सकेंगे। भोपाल के होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तेज कृपाल सिंह पाली का कहना है कि टाइमिंग का ध्यान रखा जाए। आगे बढ़ते हैं। दिन भर की सुगबुगाहट के बाद कल शाम 6:32 पर संत कालीचरण को रायपुर की कोर्ट में पेश कर दिया गया। इसके बाद रात 8:40 पर उसे बाहर निकाला गया और इन 2 घंटों में कोर्ट पहुंचने के बाद कालीचरण ने कुछ भी नहीं बोला। वहीं जज के पूछे जाने पर कालीचरण ने अपना नाम अभिजीत सराग और उम्र 45 साल बताई। इसके बाद वो चुप रहा और जब इसे पुलिस की टीम बाहर लेकर आई तो मुस्कुराते हुए कालीचरण ने ओम काली जय श्री राम के नारे लगाए। 2 घंटे तक कालीचरण के बचाव में उतरे वकील पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए उसको छोड़ने की मांग करते रहे। कई तरह की टेक्निकल बातें भी की गई। कालीचरण की तरफ से वकीलों ने कहा कि इस केस में बिना नोटिस के गिरफ्तारी हुई। इससे पूर्व के मामलों का हवाला दिया उन्होंने। साथ ही कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद 2 दिन की पुलिस रिमांड पर संत कालीचरण को भेज दिया है। कोर्ट रूम में वकीलों ने बहस करते हुए कालीचरण को आतंकवादी तक कह दिया और इसका बाकी वकीलों ने जमकर विरोध भी किया। वकीलों के बीच गहमा गहमी का माहौल हो गया। बाहर कालीचरण के समर्थक और कई भाजपा नेता नारेबाजी कर रहे थे। कोर्ट कैंपस में जय श्री राम और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए। जज चेतना ठाकुर की कोर्ट में कालीचरण को पेश किया गया था और उन्होंने बाहर मचे हंगामे पर भी फटकार लगाई। वहीं एमपी के छतरपुर से कालीचरण को गुरुवार सुबह पकड़ा गया था। वहां होम स्टे में ठहरे राजेश शर्मा नाम के शख्स ने बताया कि मंगलवार रात बाबा 6 लोगों के साथ आए थे। बाद में 2 महिलाएं भी आई थीं। कालीचरण ने मास्क लगा रखा था, इसलिए लोग उसे पहचान नहीं सके। उसने यहां 103, 109 और 112 नंबर का कमरा लिया था। रायपुर की पुलिस ने यहीं पहुंचकर कालीचरण को पकड़ा और वो महिलाएं कौन थीं और अब कहां गईं, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं रायपुर कोर्ट के बाहर कालीचरण के समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद थे। नारेबाजी की जा रही थी। कोर्ट परिसर में हंगामे के आसार थे और पुलिस ने कोर्ट के दूसरे गेट पर फोर्स बढ़ा दी। हंगामा कर रहे समर्थकों को लगा कि यहीं से कालीचरण को लाया जाएगा, लेकिन पिछले रास्ते से पुलिस कालीचरण को लेकर कोर्ट पहुंची। बाहर ले जाते वक्त भी पुलिस ने ऐसा ही किया। अकोला, महाराष्ट्र के रहने वाले कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर की धर्म संसद कार्यक्रम में कहा था कि 1947 में मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथुराम गोडसे को जिन्होंने उन्हें मार दिया। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने इस बयान का विरोध करते हुए उस वक्त मंच छोड़ दिया था। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में डबल डिजिट में केस मिलने लगे हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 43 केस आए हैं। इंदौर में ओमिक्रॉन का एक और मरीज सामने आया है और अब तक यहां पर ओमिक्रॉन के 10 मरीज मिल चुके हैं। भोपाल में 24 घंटे में 16 संक्रमित आए हैं, जो पिछले 4 दिन से 6 से 7 के बीच मिल रहे थे। यहां कोरोना की रफ्तार 3 गुना बढ़ गई है और सबसे ज्यादा केस की रफ्तार जबलपुर में बढ़ी है। यहां 1 से 2 केस आ रहे थे, जो अचानक बढ़कर अब 11 हो गए हैं। 5 महीने बाद इतने मरीज जबलपुर में एक साथ पाए गए हैं।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा है कि प्रदेश के नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर राज्य सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति भी 5 साल तक देने का आग्रह भी किया और भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट से पहले की बैठक में ये कहा कि कोरोना के कारण राज्यों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। केंद्र से मिलने वाली राशि प्राप्त होने पर राज्य सरकार विकास कार्यक्रमों और योजनाओं में खर्च कर सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को रायसेन और खंडवा कलेक्टर पर नाराजगी जताई। उन्होंने रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे से कहा कि आपका मातहत एसडीएम रिश्वत ले रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अन्य जिलों के कलेक्टरों से कहा कि रायसेन में रिश्वत लेने जैसे मामले दूसरी जगह नहीं होने चाहिए। यदि कोई पैसे लेते पकड़ा जाएगा तो उसे नौकरी से बर्खास्त करें। विजिलेंस सिस्टम को मजबूत रखें, अपने स्तर पर नजर रखें और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। रायसेन जिले में गैरतगंज के एसडीएम मनीष कुमार जैन, उनके ओएसडी दीपक श्रीवास्तव और कंप्यूटर ऑपरेटर रामनारायण अहिरवार को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने एक दिन पहले ही बुधवार को पकड़ा था। तो तीनों ने व्यापारी से क्रेशर को अनुमति देने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कोरोना के बढ़ते केस और 15 से 18 साल तक के बच्चों को 3 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की समीक्षा बैठक बुलाई थी और इस दौरान 12 जनवरी को प्रदेश में आयोजित होने वाले रोजगार मेले को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से बात की। इसी दौरान वन मंत्री विजय शाह ने मुख्यमंत्री से खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की शिकायत कर दी। शाह ने कहा कि कलेक्टर ने बिना सूचना दिए रोजगार मेला लगा दिया। प्रदेश में 12 जनवरी को बड़े पैमाने पर यह मेले आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इस पर मुख्यमंत्री नाराज हुए। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि यह ठीक नहीं है, सरकार 12 जनवरी को रोजगार दिवस मनाएगी। इसके लिए प्रदेश में हर जिले और ब्लॉक में कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरियां, सरकारी नौकरियां नहीं है, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। निजी क्षेत्र में भी कुशल लोगों को नौकरियां मिलें, इस पर भी फोकस किया जाए और हर जिले में प्रभारी मंत्री रोजगार मेले में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री संभवतः जबलपुर में आयोजित मुख्य आयोजन में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें बैंक लोन दिलाएं। वे खुद बैंकों से बात करें ताकि लोन आसानी से मिल सके। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज बिल 2021 ध्वनिमति से पारित कर दिया है। तो इस बिल के तहत दंगों या सार्वजनिक विरोध के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्ति की लागत की वसूली अगर 15 दिन के भीतर नहीं की जाती है तो प्रस्तावित कानून न्यायाधिकरणों को नुकसान की लागत की दोगुनी राशि ब्याज सहित वसूल करने का अधिकार देगा। जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2015 से लेकर 2020 तक दंगों के आंकड़ों का आकलन किया गया तो पता चला कि 5 सालों में राइटिंग यानी कि दंगों के मामलों में 43.75% की कमी आई है। पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा दंगों के 133 मामले ग्वालियर में दर्ज किए गए थे और इन 6 वर्षों में मध्य प्रदेश में कुल 9,308 दंगों के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हर राज्य की दंगे की अपनी परिभाषा होती है, लेकिन यह मोटे तौर पर सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई आदि कार्य किए जाने वाला अपराध है जिसका उद्देश्य लोक शांति में बाधा पैदा करना होता है। उत्तर प्रदेश के विपरीत मध्य प्रदेश बिल के तहत जिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को वसूली शुरू करने और दावे की अंतिम राशि पर फैसला लेने की शक्ति दी गई है। इस बिल के तहत एक पीड़ित व्यक्ति 30 दिन के भीतर एफआईआर के बिना मुआवजे के लिए दावा न्यायाधिकरण में कर सकता है और यूपी के दोनों बिलों के तहत एक व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज होने और उपमंडल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम से रिपोर्ट मिलने के बाद ही दावा न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है। तो नुकसान के दावे पर अंतिम निर्णय भी राज्य सरकार में ही निहित है। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर में अंधविश्वास के चलते 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को बिच्छू ने काटा तो परिजन उसे अस्पताल ले जाने की जगह झाड़ फूंक कराते रहे। बताया जा रहा है कि इसी देरी के चलते बच्ची ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला बाराद्वारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और मिली जानकारी के मुताबिक डूमरपारा गांव के संतोष बंजारे की 3 साल की बेटी जिसका नाम संध्या बताया जा रहा है, वो घर के बाहर ही अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और इसी दौरान उसे बिच्छू ने डंक मार दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे तो वहां बिच्छू को देखकर उसे मार दिया और उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाने की जगह बच्ची की झाड़ फूंक कराने लगे।
बताया जा रहा है कि झाड़ फूंक से इलाज के दौरान ही बच्ची ने उल्टियां करनी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सांप और बिच्छू के काटने पर अभी भी झाड़ फूंक का तरीका ही अपनाया जाता है और इसके चलते जहर बच्ची के शरीर में फैलता चला गया और बच्ची की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन करने के दौरान बवाल हो गया। यहां बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। एक दूसरे पर उन्होंने इस दौरान खूब पत्थरबाजी भी की, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं भाजपाइयों ने कांग्रेस अध्यक्ष समेत कुछ कार्यकर्ताओं को पहले घेरा और फिर दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी। वहीं स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई, पानी की बौछार भी की। इसके बाद स्थिति संभल सकी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और बताया जा रहा है कि जिले के सिंगोड़ी में दोपहर में कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतले दहन का कार्यक्रम रखा था और पुतला दहन के दौरान कांग्रेसियों ने नारेबाजी भी की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और उन्होंने भी नारेबाजी कर दी। हालांकि विरोध के बावजूद कांग्रेसियों ने सीएम का पुतला फूंक दिया। इसके बाद हालात बिगड़ गए और देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। विरोध इस कदर बढ़ गया कि बस स्टैंड से लेकर सेंट्रल बैंक तक पुलिस बल के बीच दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। इसमें दोनों तरफ के कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। कुछ गाड़ियों के कांच भी फूट गए। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने यहां वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कार्यकर्ताओं को लाठियां भी मारी और झड़प के दौरान एएसपी संजीव उइके और अन्य अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। इसके बाद पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी, तब कहीं जाकर यह मामला शांत हो पाया। एएसपी संजीव उइके ने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण के एकदम से बढ़े मामलों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार हरकत में आ गई है। अब जांच, कंटेनमेंट जोन और ट्रेसिंग के नियमों को सख्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टर को नई गाइडलाइन भेजी है और इसके तहत एक भी पॉजिटिव मरीज रहने पर संबंधित पूरे गांव और वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। अभी तक प्रशासन 2 से अधिक मरीजों की स्थिति में प्रभावित घर के आसपास के कुछ हिस्से को कंटेनमेंट जोन घोषित कर रहा था। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की अनिवार्य कोरोना जांच का निर्देश दिया गया है। वहीं कारखानों से इस बात का प्रमाण पत्र लेने को कहा गया है कि उनके यहां सभी कामगारों का कोरोना टेस्ट हुआ हो और बिना कोरोना जांच वाला कोई भी व्यक्ति उस संस्थान में नहीं है।